जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से विश्व इतिहास का यह तीसरा अध्याय जो कि फ्रांस की राजक्रांति के संबंध में जानेंगे। फ्रांस की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों फ्रांस की राजक्रांति यह 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय में फ्रांस में कैसी व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था थी और फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी लुई 16वां के काल में हुआ था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह नारा दोस्तों फ्रांस की राजक्रांति की ही देन है। फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, यह कथन लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने किया था। तो वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट जो कहाँ की, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टेले की हम बात करें तो एक प्रकार का भूमि कर था। टीथे की हम बात करें तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो टेले एक प्रकार का भूमि कर, टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वाल्टेयर की हम बात करें तो चर्च का विरोधी था दोस्तों। तो वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो की हम बात करें, रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह जो वाल्टेयर की प्रसिद्ध पंक्ति है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों की वो लेटर्स ऑन इंग्लिश, वाल्टेयर की प्रसिद्ध रचना। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसकी रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया था, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति में सबसे जो महत्वपूर्ण नारा था समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का ही नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी का था, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग का था, जबकि तृतीय स्टेट्स इसमें देश के 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इन वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज और अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान और मजदूर आदि शामिल थे, यानी कि 90% जनसंख्या में। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो है लिब्रे, तो लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा था। स्टेट्स जनरल
के अधिवेशन, इसकी शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। तो माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये जो है फ्रांस की ही देन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर। हर्डर सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हो जाएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म अजासियो कॉर्सिका द्वीप की राजधानी हुआ करता था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन अंत 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत हो गया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना 1799 ईस्वी में नेपोलियन, और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने ही कहा था। नेपोलियन की पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815 ईस्वी। इस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात भी किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो दोस्तों यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।